नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। और आप सभी भाई बहन जान रहे हैं कि हमारा सदैव यही प्रयास रहता है कि आपका नुकसान ना होने पाए, किसी भी तरीके से आपकी कोई भी नुकसान ना हो। तो उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम छायावाद 01 ये क्लास आपके लिए लेकर के आए हैं, ताकि आप आराम से जो है पढ़ सकें। तो हम लोग जो है बाबू शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखिए, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं बेटा कि छायावाद जो है इसे अलग अलग जगहों से जोड़ा गया था। जैसे शुरू में इसे रोमांटिसिज्म से जोड़ा गया ना, रोमांटिसिज्म से जोड़ा गया, बाद में इसे रहस्यवाद से जोड़ा गया ना, बाद में इसे जो है रहस्यवाद से जोड़ा गया। तो वही चीज कह रहे हैं बेटा कि ये जो रोमांटिसिज्म शब्द है, ये छायावाद को रोमांटिसिज्म से किसने जोड़ा था? सबसे पहले देखो बेटा, मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये रोमांटिसिज्म जो है यही कहलाता है स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद इसी को हम या रोमांटिसिज्म कहते हैं। इसका सबसे बड़ा लक्षण एक तो है प्रकृति का पर्यवेक्षण। प्रकृति का पर्यवेक्षण मतलब प्रकृति का निरीक्षण आप कह सकते हैं। और दूसरा जो लक्षण है, मानव भावों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति। मानव भावों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति। तो ये दोनों के दोनों लक्षण जो हैं, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग बेटा। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रोमांटिसिज्म से छायावाद को जोड़ा था। ठीक है, तो ये प्रकृति का सर्वेक्षण मतलब वही प्रकृति का संरक्षण और भावों की गहन अभिव्यक्ति, तो ये सारी जो हैं लक्षण हैं और इसे शुक्ल जी ने रोमांटिसिज्म से जोड़ा था। अगला क्वेश्चन है बाबू, कौन सा कथन स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं? देखिए, इसलिए मैंने ज्यादा वहां डिस्कस नहीं किया, मगर आगे आ रहा है। बाह्य भाववेग पर बल, कल्पना व्यापार का महत्व, व्यक्ति स्वातंत्र्य पर बल, मानवतावादी जीवन दृष्टि पर बल। स्वच्छंदतावाद का कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, देखो आंसर कठिन हो रहा है, मुझे पता है। बाह्य भावावेग पर बल, अभी जैसा कि मैंने पीछे भी कहा था, मानव भावों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, तो मानवतावादी दृष्टिकोण, स्वतंत्रता पर बल, बाह्य भावावेग, कल्पना व्यापार का महत्व। इन चारों में जो सबसे सटीक उत्तर बैठेगा वो बी बैठेगा। यद्यपि मेरे अकॉर्डिंग यह उत्तर भी बहुत सटीक नहीं है। देखिए, मैं साफ शब्दों में आपको बता दे रहा हूं, शेयर करते रहिएगा साथियों को। भाई, आप जानते हैं कि मेरा पूरा उद्देश्य यह है कि आपका नुकसान ना हो, इसलिए जो है जो भी आपको पूछना है आप संडे वाली क्लास में आराम से पूछ सकते हैं। तो कल्पना व्यापार का महत्व, ये जो है, यद्यपि ऐसा नहीं है, रोमांटिसिज्म में भी कल्पना है, देखो मैं साफ बता रहा हूं, और छायावाद में भी कल्पना है। ठीक है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मानवतावादी जीवन दृष्टि, व्यक्ति स्वातंत्र, बाह्य भावावेग,
इन सब की अपेक्षा कल्पना का कम है। तो भाई हम यहाँ इसके अकॉर्डिंग उत्तर, कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन जो है स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? देखिए सबका उत्तर आ गया, मुझे पता है सब बी का उत्तर, नंद दुलारे वाजपेयी। क्यों? क्योंकि स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावाद का मतलब है छायावाद ना, और छायावादी आलोचक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, तो इसलिए जो है स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में, हाँ रामविलास शर्मा जी जो हैं बेटा, ये मार्क्सवादी आलोचक, मार्क्सवादी आलोचक, ये जो है मार्क्सवादी आलोचक हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अगर मैं बात करूं तो ऐतिहासिक आलोचना दृष्टि है इनकी, ऐतिहासिक या इसको हम सांस्कृतिक भी कहते हैं, सांस्कृतिक आलोचना दृष्टि है इनकी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक आलोचना दृष्टि है। ठीक है, चलो, छाया का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। ये छाया नहीं होगा, छायावाद होगा ना, हाँ छायावाद का, छायावाद। चलो कह रहे हैं किसका स्टेटमेंट है, बताना है बेटा आपको। छायावाद का कह रहे हैं, छायावाद, छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। ये किसका स्टेटमेंट है? शुक्ल जी का है, नंद दुलारे वाजपेयी जी का है, डॉक्टर नामवर सिंह जी का है, या यह जो है डॉक्टर नगेंद्र जी का है? छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य, व्यक्ति स्वातंत्र्य समझ रहे हैं ना कि स्वातंत्र्य जो है, व्यक्ति स्वातंत्र का मतलब वही खुलकर अभिव्यक्ति। जैसे द्विवेदी युग में क्या था, द्विवेदी युग में यह था कि कविता का जो उद्देश्य है वो केवल भावों की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, बल्कि कविता का उद्देश्य मानव के लिए कोई संदेश देना है, मानव को कोई संदेश देना है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो है व्यक्ति स्वातंत्र है, आप कुछ भी लिखने को जो है स्वतंत्र है। निराला जूही की कली लिख सकते हैं, निराला सरोज स्मृति लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है बेटा, ये है डॉक्टर नामवर सिंह जी का। किसका है बेटा? डॉक्टर नामवर सिंह जी का स्टेटमेंट है कि छायावाद का जो व्यक्ति सामंत है, स्वातंत्र है, ये सामंती मर्यादाओं, यहां इन्होंने ये जो सामंती मर्यादा लिखा है, ये शब्द इन्होंने द्विवेदी युग के लिए प्रयोग किया है। किसके लिए किया है? हाँ तेजी से कर रहे हैं बेटा, द्विवेदी युग के लिए। ये इन्होंने द्विवेदी युग के लिए प्रयोग किया है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, बंगला या फारसी? छायावाद में जो प्रतीक शैली, प्रतीक जानते हैं ना, बिंब और प्रतीक दो चीज होती हैं। प्रतीक का मतलब होता है किसी चीज को माध्यम बना करके ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं। इसका मतलब क्या है? उगता सूरज किसी आदमी के उत्कर्ष का प्रतीक है। उगता सूरज जो है किसी आदमी के उत्कर्ष का प्रतीक है। तो वही कह रहे हैं कि छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का जो है प्रभाव है? बड़ा मजेदार तथ्य देखो, सब अंग्रेजी का उत्तर दे रहे हैं, सब अंग्रेजी का उत्तर दे रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इसका जो सही उत्तर है,
इसका सही उत्तर है बेटा फ्रांसीसी। ये जो छायावाद की प्रतीक शैली है, इस पर फ्रांस का प्रभाव है। इस पर किसका प्रभाव है? फ्रांस का प्रभाव है, फ्रांसीसी शैली का प्रभाव। छायावाद बड़ी सदस्यता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है ना। कह रहे हैं कि छायावाद बड़ी सहृदयता, वही मैं सोचूं यार सदस्यता शब्द कहां से आ गया। छायावाद बड़ी, दरअसल जल्दी जल्दी में टाइप किया इन्होंने, सहृदयता। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संदर्भ में यह स्टेटमेंट किसका पसीना आ जाएगा बेटा, घबराओ नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है ना। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, यह क्वेश्चन जो है बेटा पीजीटी 2021 में, इसीलिए सब लोग सही उत्तर भी दे रहे हैं, मैंने देखा। अच्छा है कि आप सॉल्व कर लिए हैं। ये पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, पीजीटी यूपी का जो अपना पीजीटी हुआ था 2021 का, उसमें आया हुआ इसमें जो है आया हुआ क्वेश्चन है। और ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का स्टेटमेंट है। सब एक का उत्तर दे भी रहे हैं कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्य शास्त्र न, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है। स्टेटमेंट अच्छे हैं, पूछे भी गए हैं, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है बेटा ना। ये जो है मैं आपको बता रहा हूं, ये एनवीएस का क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय में, ये पीजीटी में आया है 2019 का क्वेश्चन। नवोदय विद्यालय में पीजीटी में 2019 का क्वेश्चन है ये, कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है। डॉक्टर नामवर सिंह। एक्चुअली देखिए नामवर सिंह, अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि नामवर सिंह जी पर क्यों बार बार आ रहा है। तो देखो, एक तो नामवर सिंह जी ने अलग से ही एक रचना लिखी छायावाद नाम से, दूसरा इन्होंने एक रचना और लिखी आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, एक इन्होंने और लिखा आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। इनमें इन्होंने इसमें इन्होंने बेटा छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, इन तीनों पर जो है, इन तीनों की चर्चा की है। और छायावाद नामवर सिंह जी की एक अलग से पुस्तक है, आप लोग जानते हैं, इसलिए इनके स्टेटमेंट है। छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। नहीं, विलायती अभिव्यंजनावाद नहीं, ये तो सभी लोग जानते हैं। छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का, भारतीय अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण। ये विलायती शब्द नहीं है, किताब में भी गलत ही लिखा हुआ था ना, ये उनकी गलती नहीं है। भारतीय पर आप लोग जानते हैं, बहुत चर्चित कथन है, कोई अलग से नहीं है। भारतीय व्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, किसने कहा है। सारे बच्चों का उत्तर सही आ रहा है, सब लोग इस बात को भली प्रकार से जानते हैं बेटा, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, इन्होंने ही कहा छायावाद, हमारे यहाँ जो भारतीय अभिव्यंजनावाद है ना, जो है भारतीय अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। चलिए
निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, हम लोगों ने कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। जो स्टेटमेंट वगैरह अच्छे अच्छे दिए हैं उन्हें नोट कर लेना, ठीक है। कह रहे हैं कि किस ग्रंथ की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो या छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? चलिए, अच्छा, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर बाबू, पल्लव। देखो, पल्लव रचना आई थी 1928 में, 1928 ईस्वी में पल्लव आई थी। इस ये क्या हुआ कि इस पल्लव के साथ एक बड़ी भूमिका है। पल्लव जो पुस्तक आई थी, इस पल्लव के साथ एक बड़ी भूमिका है। इसे छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसे छायावाद का घोषणा पत्र, इसे छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, ठीक है। मैनिफेस्टो या छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, एक चीज। दूसरी चीज, एक बात और भी ध्यान में रखना आप, कि यह जो है पल्लव जो है पंत जी की एक बड़ी चर्चित कविता है, जिस कविता का नाम है परिवर्तन। तो परिवर्तन कविता इसी में संकलित है। परिवर्तन कविता जो है वो इसी में मतलब संकलित। चलो, अगला है सन 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद जी के काव्य संग्रह झरना में कितनी कविताएं हैं? देखो, हमने बार बार ये बात पढ़ी है कि झरना जो है, झरना को क्या कहा जाता है? इसको जो है छायावाद की प्रथम रचना कहा जाता है, या इसे जो है छायावादी प्रयोगशाला का छायावादी प्रयोगशाला का प्रथम उत्पाद्य छायावादी प्रयोगशाला का प्रथम उत्पाद्य कहा जाता है। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें जो है झरना, हाँ ठीक क्वेश्चन है बेटा। तो झरना जो संस्करण है, इसमें जो है कितनी कविताएं हैं? तो देखो, झरना में कुल 24 कविताएं हैं। कितनी कविताएं हैं? 24, ठीक है। चलिए, वैसे मेरे हिसाब से अगर दिमाग लगाओगे आप तो ऐसे कर सकते हो, 1 1 2 बराबर 4, मतलब अंत में 4 रहेगा, ऐसे दिमाग में रख लो, अंत में 4 रहेगा, ठीक है। झरना में कितनी कविता है? तो अंत में 4। अब अंत में 4 आप कहोगे कि गुरुजी 14 भी दे सकता है, 24 भी, 34 भी। तो देखो, अब एकदम बिल्कुल इस तरह का यही ट्रिक पकड़ के वो भी ऑप्शन बना दें तो अलग की बात है। अदरवाइज 24 ऑप्शन है तो ना 14 रहेगा ना 34 रहेगा, इसी के इर्द गिर्द रहेगा। जैसे देखो दिया है ना 18, 22, 33। भाई अब एकदम किस्मत हाँ हाँ हाँ, मैं क्या कहूं। नहीं तो दिमाग में ये रख लो कि जैसे झरना में जिन बच्चों को, वैसे मैंने देखा मोस्टली बच्चों का आंसर सही था, लेकिन अगर मान लो जिन बच्चों का नहीं सही है, जिनको नहीं याद है, तो ऐसे हमारी तरह जो है कुछ जुगाड़ लगाएं तो अपना जुगाड़ लगा लें। भाई झरना 4, 4 मतलब इसमें जो है अंत में 4 रहेगा, तो 4 रहेगा तो हो सकता है भगवान चाहे ऐसे ही ऑप्शन आ जाए तो लग जाए हम फटाक से। चलो, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है,
प्रसाद के काव्य में छायावाद, पूरे छायावाद में वक्रता, वक्रता मतलब जानते हैं ना, वक्रोक्ति व्यंग्य का वैभव मिलता है। और प्रसाद के काव्य में किसका उत्कर्ष मिलता है? विदग्धता का, अभिव्यंजनावाद का, चारुता का, या चमत्कार का ना। चलो, तो आप बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने, अभिव्यंजनावाद। भाई ये छायावाद क्या है? छायावाद अभिव्यंजनावाद ही तो है। और ये जो अभिव्यंजनावाद की बात की गई थी वो प्रसाद जी के आधार पर ही की गई थी। नयनों की नीलम घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध कि जिसमें अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। कामायनी के किस सर्ग से ली गई पंक्ति है? नयनों की नीलम घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध की जिसमें अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। यह जो है कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? लज्जा, वासना, श्रद्धा या काम? बताना बेटा। लज्जा, लज्जा सर्ग से ली गई है। देखो लज्जा कौन सा सर्ग है? चिंता, आशा, श्रद्धा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। मतलब 1 2 3 4 5 6, छठा सर्ग है लज्जा। लज्जा जो है छठा सर्ग है। वासना पांचवा है, श्रद्धा तीसरा है, काम चौथा है ना। वासना पांचवा सर्ग है, श्रद्धा तीसरा सर्ग है, काम जो है ये चौथा सर्ग है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद बहुत चर्चित है, बहुत चर्चित है, बहुत चर्चित कथन है। और हाँ, यूपी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था? हाँ, सबका उत्तर सही, शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने। शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने। मुक्तिबोध जी जो नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था। क्या कहा था? स्थूल के प्रति, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था। ठीक है, चलो। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी थी? ये प्रसाद जी से ज्यादातर क्वेश्चन है बेटा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी थी। किसने दी थी बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला है, बुरांश कविता किसकी है? मुझे लग रहा है अभी मैंने जल्दी ही कराया था क्या? श्यामाचरण पंत, सुमित्रानंदन पंत, लीलामणि उत्प्रेती, शिरोमणि पाठक। बुरांश कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन है बेटा कि बुरांश कविता किसकी है? चलो, बुरांश जो है बेटा सुमित्रानंदन पंत जी की कविता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने।
सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं, इन्हें छायावाद का विष्णु, छायावाद का विष्णु कहा जाता है। एक बात ये नोट करना। दूसरी चीज कि इन्हें जो है प्रकृति का, बहुत छठी का क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार या प्रकृति का राजकुमार भी करके एक बार दे दिया था हो, तो चाहे जैसे दे दे ध्यान में रखना, चाहे प्रकृति का सुकुमार कवि कह दे, चाहे प्रकृति का राजकुमार कह दे, जिस भी रूप में आपसे पूछ ले आपको बता देना है। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का राजकुमार कहा जाता है, या छायावाद का विष्णु कहा जाता है। अच्छा, छायावादी वृहत्त्रयी के दूसरे सदस्य हैं, छायावादी वृहत्त्रयी के दूसरे सदस्य हैं, छायावादी बृहत्त्रयी के दूसरे सदस्य हैं, क्योंकि आप जानते हैं छायावादी बृहत्त्रयी, बृहत्त्रयी का मतलब कौन है? प्रसाद, उम्र में दूसरे नंबर पर आते हैं पंत जी, और तीसरे नंबर पर आते हैं निराला जी, प्रसाद, पंत, निराला। तो ये अगर छायावादी चतुष्टयी की बात करेगा तो छायावादी चतुष्टयी के भी दूसरे हैं, चतुष्टयी में इसमें महादेवी वर्मा जी जुड़ जाएंगे। महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत, न वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? सप्तपर्णा, दीपशिखा, नीरजा, सांध्य गीत। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा बेटा, तो मैंने जो है कई बार आपको यह क्वेश्चन कराया है, बस थोड़ा सा इन्होंने रूप बदल दिया है, क्योंकि मैंने जब आपको यह क्वेश्चन कराया तो मैंने आपसे कहा था कि सप्तपर्णा जो है, इसकी जो बिल्कुल सबका उत्तर सही आ रहा है, सप्तपर्णा की कविताएं जो हैं इनमें वैदिक मंत्रों का काव्यात्मक, इसमें जो है वैदिक मंत्रों का काव्यात्मक अनुवाद, इसमें जो है वैदिक मंत्रों का काव्यात्मक अनुवाद किया गया है, वैदिक मंत्रों का काव्यात्मक अनुवाद किया गया है। किसमें? सप्तपर्णा में। ठीक है, चलो, पंत जी की ग्राम्या कृति का संबंध है, ग्राम्या, ग्रामीण परिवेश, प्रगतिवादी दृष्टिकोण से, कल्पना लोक से, नई कविता से। बता देंगे, बहुत अच्छी जो है वो है। हाँ, चलिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ग्राम्या जो है ये 1940 की रचना है। कब की रचना है बेटा? 1940 ईस्वी की रचना है ग्राम्या। ठीक, तो इसलिए अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, ग्राम्या जो है इसमें ग्रामीण गीत हैं, ये बात भी सही है कि ग्राम्या जो है इसमें ग्रामीण गीत हैं। चलो, अच्छा, तो कह रहे हैं ग्रामीण, देखो ग्रामीण परिवेश भी इसका उत्तर बिल्कुल सही है ना। अगर आपसे ये कहा जाए कि जो है ग्राम्या, चलिए
थोड़ा सा मुझे एक बार देख लेने दीजिएगा, क्योंकि इसमें बेटा ना, हाँ चलो, वही मैं कह रहा था ना कि ग्रामीण परिवेश से मैंने लिख रखा था इसे, थोड़ा सा देख रहा। वैसे मैंने आपको पहले भी ये चीज मैंने लिखाई है, याद होगा। जो है ग्राम्या जो रचना है बेटा, इसमें जैसे ग्राम युवती, ग्राम युवती मैंने लिखा रखा है, सब ऐप वाले बच्चे जान रहे हैं। ग्राम युवती, ग्राम्य नारी, गांव के लड़के, ग्राम्य नारी, गांव के लड़के, गांव के गांव के लड़के, वह बुढ़ा, धोबियों का नृत्य, न वह बुढ़ा, धोबियों का नृत्य, वह बुढ़ा, धोबियों का नृत्य, ठीक है। ग्राम वधु, ग्राम श्री, ग्राम वधु, ग्राम श्री, ये सारी रचनाएं जो हैं, चमारों का गीत, कहारों का गीत, नृत्य, ये इस तरह से बहुत सारी तो ग्रामीण जीवन से जुड़ी। पर देखो एक बात मैं बताऊं, अब आप सोचोगे कि फिर गुरुजी इतनी देर रुके क्यों थे। रुके मैं इसलिए भी था कि ग्राम्या जो है ये प्रगतिवाद से ही रिलेटेड रचना है, पर चूंकि यहाँ इन्होंने ग्रामीण परिवेश अलग से दिया है, तो इसलिए जो है हम वही लगा रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन किस काव्य संकलन में, अभी शायद मैंने कराया भी था आपको यार, अभी कराया पीछे, हाँ अभी मैंने पीछे ही कराया यह क्वेश्चन आपको। और चलो बहुत अच्छा है कि कह रहे हैं कि सुमित्रानंदन पंत जी की प्रसिद्ध कविता परिवर्तन जो है वो किसमें है। ना, आई होप कि अभी मैंने, हाँ अभी मैंने आपको बताया भी था कि ये जो है पल्लव में है, अभी पीछे ही हमने बात किया था पल्लव के बारे में, सारी बातें हमने कर लिया था। हाँ एक बात और ध्यान रखना, युगांत जो है इसे कुछ लोग छायावादी प्रवृत्ति, इसे कुछ लोग पंत जी की, डायरेक्ट लिखो, इसे कुछ लोग पंत जी की अंतिम छायावादी रचना मानते हैं। इसे कुछ लोग पंत जी की अंतिम छायावादी रचना मानते हैं, तो कुछ प्रथम प्रगतिवादी रचना। ये थोड़ा सा बेटा जो है शेयर करते रहो यार, प्रथम प्रगतिवादी रचना मान, थोड़ा सा इस रचना को लेकर के ये विवाद। अगला है बाबू, कौन सा कथन असत्य है। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव पंत की रचना लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। पंत भारत, बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं पंत जो हैं ये छायावाद के हैं, ठीक है। शुक्ल जी ने छायावाद में पंत जी को सर्वाधिक महत्व दिया है। नंदुलारे वाजपेयी जी छायावाद का प्रथम कवि मानते हैं पंत जी को।
लोकायतन जो है ये गांधी जी के जीवन से रिलेटेड है। चलिए, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। पंत जी की किस रचना से है? युगांत, ग्राम्या, गुंजन, स्वर्ण धूल। स्वर्ण धूल बहुत सुंदर पंक्ति है बेटा। कई बार अभी से हाथ न जोड़ो भैया, पहले इसका उत्तर दो। कि तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ग्राम्या से है बेटा। ये कहां से ली गई है? ग्राम्या से। तो बस आज की कक्षा यहीं तक मेरे बच्चे। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों अपने कोर्स का नाम लिखो, अपना मोबाइल नंबर लिखो और हमें 8009778919 या 6393 38 29 97 किसी भी एक नंबर पर हमें कर दो व्हाट्सअप कॉल, कुछ भी। तो मिलते हैं हम लोग कल 5 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।